हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों के क्या कार्य होते हैं, किस रूप में वो कार्य करता है, उसके विषय में बताया था। अब मैं इसी क्रम में बताऊंगी कि छात्रों के निष्पादन को कैसे उसका मापन और मूल्यांकन किया जाए। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में शिक्षा की गुणवत्ता वर्तमान समय में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि इस क्षेत्र में उन्नति के लिए शैक्षणिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन किया जाना चाहिए। छात्रों के निष्पादन का मापन व मूल्यांकन कर उन्हें निर्देशन दिया जाना चाहिए। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत मूल्यांकन मापकों को प्रयुक्त करने की प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के हमारे जो मापक होते हैं उनको मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, जिनको मूल्यांकन में एकत्रित करके कार्य किया जाता है। इसमें मनोवैज्ञानिक छात्रों को क्या जानकारी पूर्व में है और उनकी समझ क्या है, उनके सीखने की गति किस प्रकार की है, कहाँ तक उन्होंने प्रगति कर ली है, उनके प्राप्तांक व उन्होंने कितनी प्रगति की हुई है पहले से, इसको अन्य छात्रों से तुलना कर निर्धारित करने के संबंध में मूल्यांकन करने के लिए सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या करते हैं कि छात्रों का जो वर्तमान स्थिति है उसके संबंध में सूचनाएं एकत्रित करके अन्य छात्रों से तुलना करके हम उनका मूल्यांकन कर लेते हैं। मूल्यांकन क्या होता है? ये मात्रात्मक या हमारा गुणात्मक जो मापन है उसके के साथ ही जो प्राप्तांक प्राप्त होते हैं, जो उन्होंने प्राप्तांक किसी कार्य के अंतर्गत प्राप्त किए, उसके निर्णय के आधार पर उनका जो भी हम निष्कर्ष निकालते हैं वो हमारा मूल्यांकन कहलाता है। इसमें मापन एक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, जिसके द्वारा हम मापन क्या करते हैं? भौतिक वस्तुओं की विमाओं या उनके गुण निर्धारित करते हैं। जब इसका उपयोग करते हैं मापकों का तो इसमें अधिगम के संदर्भ में यदि हम ऐसा करना चाहते हैं किसी चीज़ का मापन, तब वहाँ पर एक मानक मापनी या वस्तुओं की श्रृंखला, घटनाओं की दशा की मापन विधा को, जो हमारी मेजरिंग डिवाइस होती है, को बताता है। इनका उपयोग अनेक उनके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जो मनोवैज्ञानिक उसका प्रयोग करते हैं। इन मापनियों के उपयोग करने में प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। सभी लोग इस मापनियों का उपयोग नहीं कर पाते। जैसे हमारी बुद्धि को IQ से मापन किया जाता है, तो इसका उपयोग वही कर सकते हैं जो कि इसमें प्रशिक्षित होते हैं। और दूसरी ओर मूल्यांकन थोड़ा सा जटिल है, क्योंकि मूल्यांकन एक मूल्य होता है जिसमें कुछ प्रक्रियाएं निहित होती हैं। बहुत सारे मेजरमेंट्स उसके अंदर चलते हैं, जिनका अभिकल्प इस प्रकार का होता है जिसमें सूचनाएं एकत्रित हो सके। क्योंकि मूल्यांकन तो अंत में किया जाता है, सारी चीज़ें सूचनाएं लेकर के उसके आधार पर हम उसको मूल्यांकित करते हैं, ताकि परिस्थिति या दशा के संबंध में निर्णय लिए जा सकें। साधारणतः किसी मूल्यांकन प्रक्रिया को परिस्थिति के विषय में सूचनाओं की आवश्यकता होती है। सूचनाओं के आधार पर हम उसका मूल्यांकन करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि स्कूल में जो उपलब्ध मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं उन्हीं का प्रयोग विभिन्न प्रकार के संक्रियात्मक कार्यक्रमों में किया जाता है, बल्कि वह शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए निर्मित विशेष परीक्षणों का भी उपयोग करते हैं। जैसी ज़रूरत होती है उसके अनुसार परीक्षण निर्मित भी कर लिए जाते हैं। इनके
लिए विशेष परीक्षणों के निर्माण में शिक्षाविद हो सकते हैं या मनोवैज्ञानिक या फिर दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। इनके द्वारा अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए परीक्षण बनाए जाते हैं। तो ये दो तरीके के परीक्षण होते हैं। एक तो हमारे प्रथम प्रकार के होते हैं जो शैक्षिक तत्परता के लिए बनाए गए निदानात्मक परीक्षण होते हैं, और दूसरे होते हैं शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए बनाए गए परीक्षण। पहले प्रकार के शैक्षिक तत्परता का मूल्यांकन करने वाले परीक्षण होते हैं। शैक्षिक तत्परता से तात्पर्य है सीखने वाले में ऐसा ज्ञान व कौशल की उपस्थिति जो उसे दिए गए निर्देशों से अधिकतम लाभ लेने में सहायक हों। स्कूल तत्परता में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। ये सामान्यतः सत्य है कि छात्रों में भिन्नता देखी जाती है। पहले तत्परता को परिपक्वता के रूप में जाना जाता था कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है अपने आप तत्परता देखी जाती है, लेकिन कुछ शारीरिक योग्यताएं विशेष प्रकार के अधिगम में सहायक होती हैं। जब तक बालक आवश्यक श्रवण विभेदन करना न सीख ले, तब तक वे बहुधा प्रयुक्त विधियों के द्वारा बोलना नहीं सीख सकते हैं। तो हम विकासात्मक जो साइकोलॉजी है उसके आधार पर बच्चों में होने वाले परिवर्तन को भी समझ सकते हैं, और बच्चों में आपस में भिन्नता है उसको भी हम देख लेते हैं, ये देखा जाता है। इसी प्रकार गत्यात्मक समायोजन के बिना बच्चा क्या है, पेंसिल का उपयोग लिखने के लिए नहीं कर सकता है। स्कूलों में प्रवेश के दौरान दिए जाने वाले परीक्षण जो होते हैं वो स्कूल तत्परता परीक्षण होते हैं। ये परीक्षण बुद्धि परीक्षण से काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, परंतु ये पढ़ना सीखने के लिए बालक में विद्यमान योग्यता पर बल देते हैं। जो हमारे तत्परता परीक्षण होते हैं कि बच्चा किसी भी कार्य को कितना जल्दी सीख पाएगा, उससे उसकी तत्परता का मापन होता है। दृश्यात्मक व श्रवणात्मक विभेदन, गत्यात्मक नियंत्रण, शाब्दिक ज्ञान, मात्रात्मक प्रत्ययों और सामान्य सूचनाओं पर भी कार्य इन परीक्षणों में कराए जाते हैं। इतनी सारी जो विशेषताएं होती हैं उससे संबंधित क्रियाएं बच्चों से करा ली जाती हैं और उनकी योग्यताओं का मापन कर लिया जाता है। इसमें मेट्रोपॉलिटन रेडीनेस टेस्ट ज़्यादा हमारे पॉपुलर होते हैं। सामान्यतः परीक्षणों का उपयोग बालकों के प्रवेश के समय किया जाता है, जिसे हंट ने एंट्री स्किल्स परीक्षण कहा, जो तत्परता परीक्षण स्कूल में प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रारंभिक स्तर पर देखें तो बुद्धि परीक्षणों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। तत्परता परीक्षण बच्चों की सीखने की योग्यता का मापन करते हैं। इसके अलावा स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट भी बनाए गए, जो प्रारंभिक स्तर से कॉलेज के विद्यार्थियों तक पर प्रयुक्त किए जाते हैं। गणितीय तथा विदेशी भाषा में व्यक्ति के निष्पादन के लिए प्रोग्नोस्टिक टेस्ट बनाए गए, जिसमें पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसमें मॉडर्न लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट ज़्यादा प्रचलित है। इसके अतिरिक्त डायग्नोस्टिक एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट भी बनाए गए, जिससे यह पता चलता है कि व्यक्ति ने क्या सीख लिया और क्या नहीं। डायग्नोस्टिक अर्थमेटिक टेस्ट जो है उस पर प्राप्त प्राप्तांकों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बालक ने एक यूनिट सीख ली और वह आगे की यूनिट सीखने के लिए तैयार है। कि जैसे जैसे हम एक चीज़ सिखा देते हैं और बच्चा सीख लेता है तो उसको आगे के उस पर चरण पर ले जाते हैं। विशिष्ट प्रकार के अधिगम अयोग्यता के लिए नैदानिक तथा शैक्षिक परीक्षण बनाए गए। अधिगम अयोग्यता को मापने के लिए शिक्षकों ने
बच्चों में पढ़ने की अयोग्यता का को देखा गया। काफ़ी ऐसी देखा कि बच्चा क्यों नहीं सीख पाता है किसी चीज़ को, और इसका कारण कुछ कुछ ना कुछ अवश्य होता है, और इस कारण को देखने का भी उन्होंने प्रयास किया है। इसके अंतर्गत उन्होंने देखा कि प्रत्यक्षात्मक दोष हो सकता है, संवेदी गत्यात्मक संयोजन में कोई रुकावट हो सकती है, या मानसिक रूप से पिछड़ापन हो सकता है, या पर्यावरणीय कोई वंचन, किसी का अभाव किसी चीज़ का, जिसकी वजह से बच्चा कक्षा में कोई चीज़ सीख नहीं पाता है। तो इसे दूर किस प्रकार किया जाए, इसे दूर करने के लिए शिक्षकों ने, शिक्षा विशेषज्ञों ने और मनोवैज्ञानिकों ने, सब ने मिलकर के कार्य किए। दूसरा है असेसिंग एजुकेशनल अचीवमेंट। शैक्षणिक जो उपलब्धि है उसको किस प्रकार से उसका मापन हो। शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन से तात्पर्य है किसी शैक्षिक कार्यक्रम से कितना सीखा जाता है, कितना सिखा दिया जाता है बच्चे को, जहाँ पर तत्परता परीक्षण तथा शैक्षिक अभियोग्यता परीक्षण किसी व्यक्ति की उपलब्धि के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। हम इन परीक्षणों के द्वारा उसके भविष्य में वो किस तरीके का सफल होगा असफल होगा ये बता सकते हैं, और किस स्थिति पर रहेगा। तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वह नई परिस्थिति में कितना सीख पाएगा। वहीं उपलब्धि परीक्षण प्रशिक्षण के पूरा होने पर व्यक्ति के जो स्कोर्स आते हैं, अंतिम मूल्यांकन को बताते हैं। उसके आधार पर इन परीक्षणों में इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि व्यक्ति क्या कर सकता है। कुछ अभियोग्यता परीक्षण या हमारे उपलब्धि परीक्षण की तरह होते हैं, और कुछ परीक्षण प्रभावी होते हैं, जिससे कि भविष्यवाणी की योग्यता उनके अंदर देखी जाती है। जैसे गणितीय उपलब्धि के जो प्राप्तांक हैं वो पता लगा लेते हैं कि भविष्य में इस क्षेत्र में वो कितना सफल होगा या नहीं। इसी प्रकार चिकित्सा में भी, पूर्व चिकित्सा कोर्स में भी प्राप्त जो उपलब्धि प्राप्तांक होते हैं उससे मेडिकल कॉलेज में निष्पादन को बताया जा सकता है कि जो बच्चे ने अंक प्राप्त किए हैं तो वो उस क्षेत्र में कितना सफल होगा। उपलब्धि परीक्षण अधिगम के प्रभावों को और अभियोग्यता परीक्षण जन्मजात क्षमता का मापन करते हैं। ऐसा नहीं है, सभी मनोवैज्ञानिक परीक्षण वर्तमान निष्पादन का मापन करते हैं। ये नहीं होता है कि हम उसकी जन्मजात योग्यताओं को भी इन परीक्षणों के माध्यम से अच्छे से बता पाएँ, ऐसा संभव नहीं होता है। केवल वर्तमान की जो स्थिति है उसके निष्पादन के बारे में हम उसको माप सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण शैक्षिक व्यवस्था में दो प्रकार के होते हैं। उनका कार्य होता है, पहला व्यक्ति का मूल्यांकन करना होता है, और दूसरा होता है निर्देशों का मूल्यांकन व सुधार। व्यक्ति का मूल्यांकन करने के अंतर्गत स्कूल परीक्षा के रूप में अध्यापक निर्मित कक्षा परीक्षण द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। ये हमारे अध्यापक द्वारा स्वयं निर्मित होते हैं, और इसको हम स्कूल की परीक्षा के अंतर्गत उपयोग करते हैं। उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। जब मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण प्रयुक्त किए जाते हैं तो वह मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ होता है। जो हमारे मानकीकृत परीक्षण होते हैं उसके आधार पर वस्तुनिष्ठ हमारा मूल्यांकन हो जाता है। समय समय पर यदि उचित उपलब्धि परीक्षणों को प्रशासित किया जाता रहे तो परीक्षण पिछले अधिगम की कमियों को बता सकता है। हम लगातार यदि इनका उपयोग करते हैं तो हम तुलना करने के द्वारा अधिगम की कमियों को पता लगा लेते हैं कि पिछले में क्या कमी थी और कितना उसने आगे बेहतर कार्य किया। उसको बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है, साथ ही सीखने वाले को भी प्रेरित किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम छात्रों की जो प्रगति है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। निर्देशों का मूल्यांकन व सुधार में किसी कौशल को अथवा ज्ञान को कितने प्रभावी रूप से दिया जा सकता है,
इसकी जानकारी भी उपलब्धि परीक्षण हमें दे देते हैं। शिक्षक अपने पढ़ाने की प्रभावोत्पादकता की जानकारी में इसका उपयोग कर सकता है। किस तरीके से वो प्रभावी ढंग से इसका अपने शिक्षण में उपयोग कर सकता है और उसमें सुधार कर सकता है। उपलब्धि परीक्षण शैक्षिक कार्यक्रम के मूल्यांकन और उसके उद्देश्य की पूर्ति में भी महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार क्या होता है, सरकार द्वारा कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं तो ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। शैक्षिक मूल्यांकन प्रविधियां एजुकेशनल इंडिकेटर का भी कार्य करती हैं। इसके द्वारा हमें ये पता लग जाता है कि प्रगति है, कितनी प्रगति है, उसको कैसे बढ़ाया जा सके। तो ये सूचक होते हैं, सूचकांक होते हैं, उसका कार्य भी करते हैं। और ये इंडिकेटर वर्तमान शैक्षिक स्थिति में शैक्षिक परिवर्तन के बारे में भी बताते हैं।